कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। डायनेमिक संवाद टीवी पर्यटन की टीम आज पहुंच रही है वीरांगना दुर्गावती की समाधि बरेला स्थित बारहा पर, जहां हम शुरू करेंगे एक यात्रा दुर्गावती की शौर्य गाथा की। संस्कारधानी जबलपुर के पास बरेला बारहा, जहां स्थित है महारानी दुर्गावती की समाधि, और ये वो स्थल है जहां महारानी दुर्गावती की शौर्य गाथा आज भी गुंजित हो रही है। मानो महसूस हो रहा है कि वो यहाँ पर दृश्य हमारे सामने चल रहा है महारानी दुर्गावती के युद्ध का। डायनेमिक संवाद टीवी पर्यटन पर हम जुड़ रहे हैं महारानी दुर्गावती की शौर्य गाथा से। इसमें हम शामिल कर रहे हैं मदन महल का किला, मंडला, रामनगर, सिंगौरगढ़। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि महारानी की क्या शौर्य गाथा थी और वो जान पाएँ, उससे प्रेरणा ले पाएँ, अपने राष्ट्र के नवनिर्माण के प्रति सजग हो जाएं। डायनेमिक संवाद टीवी पर्यटन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मंडला की। मंडला जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से भी, और रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा को लेकर भी। तो आज समग्र बात करने के लिए मंडला पर हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार, संपादक, पत्रकार डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र। आइए जानते हैं उनसे मंडला के संदर्भ में। भारत के हृदय प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण स्थान हैं। उनमें एक है मंडला। पतित पावनी नर्मदा के किनारे बसा मंडला धर्म, आध्यात्म, साहित्य, संस्कृति, राजनीति के कारण प्रसिद्ध है। बंडला के नामकरण के संदर्भ में कहा जाता है कि चूँकि यहाँ नर्मदा बंडलाकार नर्मदा का प्रवाह है, इसलिए इसका नाम मंडला पड़ गया। मंडला के संदर्भ में बहुत सी ऐतिहासिक कथाएं भी हैं। बड़ा प्रसिद्ध मत है लोगों का, विद्वानों का, कि ये मंडला ही माहिष्मति है। वो माहिष्मति जहाँ आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था। गुरु नानक देव और संत कबीरदास की चरण धूलि से भी पवित्र है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी मंडला नगर ने आहुतियाँ दी हैं। प्राचीन काल की ओर चले तो इतिहास मिलता है कि यहाँ किसी समय में कलचुरियों का और उसके बाद में नागवंशियों का शासनकाल रहा। एक समय आया कि गौड़ राज्य हुआ। गौड़ राज्य के सबसे प्रतापी सम्राट हुए हैं संग्राम शाह, जिनको अमरदास भी कहा जाता है। संग्राम शाह एक वीर योद्धा थे और अच्छे कवि थे। उन्होंने राग रत्नमाला की रचना की और उस वंश में फिर इतिहास प्रसिद्ध रानी दुर्गावती का आविर्भाव हुआ। संग्राम शाह के पुत्र दरबश शाह के साथ में रानी का विवाह हुआ था और दैवयोग से कुछ वर्षों के बाद में दरबश शाह का निधन हो गया और राज्य की बागडोर रानी दुर्गावती ने संभाली अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर। रानी को अपने राजत्व काल में बड़ा यश मिला, प्रजा का, धन धान्य से परिपूर्ण प्रजा थी। किंतु उसी काल में बाज बहादुर, आसफ खां जैसे योद्धाओं ने भी आक्रमण किया। आसफ खां तो अकबर का सेनापति था। बाज बहादुर को 2 बार युद्ध में पराजित किया दुर्गावती ने, आसफ खां को पराजित किया। अंततोगत्वा अकबर की विशाल सेना और जो उस समय की प्राकृतिक स्थितियाँ थी, उसके कारण महारानी दुर्गावती को युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त नहीं हो सकी और स्थिति ये बनी कि उन्होंने स्वयं आत्मघात किया, अपना बलिदान दिया। और जबलपुर के पास में जो बारहा नाम का ग्राम है, वहाँ उनकी समाधि है। उनको सब बड़े आदर के साथ स्मरण करते हैं। इसी गौड़ वंश में अनेक राजा हुए हैं अलग अलग काल में।
किंतु एक ऐसा राजा हुआ जिसको कहते तो थे हृदय शाह, हृदय शाह भी कहा जाता है, हृदय देव नारायण नाम भी उनका मिलता है। ये जन सुख जनमुख ने जैसा उच्चारण किया, लेकिन ये मानिए कि हृदय शाह उनका नाम था। और उस समय की स्थिति के मुताबिक उनको एक लंबे समय तक मुग़ल दरबार में रहना पड़ा। मुग़ल दरबार में उनकी बड़ी पूछ परख थी, इसलिए क्योंकि गान विद्या और वादन विद्या दोनों में बड़े कुशल और निपुण थे वो, और उनसे बादशाह बड़ा प्रसन्न रहता था। और उनके इसी गुण के कारण उनका प्रवेश अंतःपुर तक हो गया। बादशाह ने अनुमति दी कि आप हमारे यहाँ जो राजकुमारियाँ हैं, बेगमें हैं, उनको भी थोड़ी सा संगीत की शिक्षा आप दें। हृदय शाह का प्रवेश वहाँ हो गया। और अनेक कथाएं हैं इस संदर्भ में। कहा तो ये जाता है कि जितने राजपूत वंश थे या अन्य वंश, वहाँ की लड़कियाँ ब्याह करके मुग़ल ले गए, लेकिन ये शायद पहला उदाहरण था कि हृदय शाह बादशाह के महल से 2 स्त्रियों को अपने साथ ले आए। एक उनमें अली बर्दी खां के भाई की लड़की थी और एक दूसरी स्त्री थी। दोनों स्त्रियों को लेकर के वो हृदय शाह यहाँ आ गए। हृदय शाह ने जो पुरानी राजधानियाँ थी, चौरागढ़, सिंगौरगढ़, गढ़ा, इसके स्थान पर मंडला के पास रामनगर में नई राजधानी बसाई थी। और वहाँ नई राजधानी बसाई और ये दोनों जो महिलाएं थी इनको लेकर के वहाँ आए। और नई राजधानी में निर्माण कार्य तो अनेक कराए हृदय शाह ने, लेकिन जो मोती महल ख़ास इमारत जहाँ रहा करते थे, दूसरे एक है बेगम महल और तीसरा है छिरका महल। तो ये इनके अभी जैसी स्थिति अभी है वो है, किले की स्थिति भी ठीक है। अब ये हृदय शाह के संदर्भ में जो मैंने बताया कि वो गान विद्या और वादन विद्या में निपुण थे, इसके अलावा इनकी रुचियाँ साहित्यिक थी। यानी स्वयं ये कवि थे। इन्होंने केवल संगीत की साधना नहीं की बल्कि लेखन कार्य भी किया। संगीत के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों का इन्होंने प्रणयन किया है। 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, वो सुरक्षित है। और ये भी जबलपुर नगर का गौरव है कि हृदय शाह के उन दोनों संगीत के ग्रंथों पर जबलपुर में डॉक्टर सुमन लता श्रीवास्तव ने शोध कार्य किया और PhD की उपाधि प्राप्त की। हृदय शाह का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, उसकी तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। और जबलपुर की संस्था त्रिवेणी परिषद की संस्थापिका श्रीमती साधना उपाध्याय ने विशेष रुचि दिखाई और अभी कुछ समय पहले जबलपुर से एक दल लेकर के ये वहाँ गई। मंडला के रामनगर के किले में इन्होंने छोटा सा संगीत समारोह किया। भाई गिरिजा शंकर अग्रवाल जैसे लोगों ने मंडला के वहाँ सहयोग दिया उनको। फिर आशा की गई कि शासन इस कार्य को देखे। अब शासन ने जिस स्तर पर दिया उससे हम लोग तो संतुष्ट नहीं हैं और वहाँ ये चाहते हैं कि एक बड़े स्तर पर ये काम किया जाए, हृदय शाह का स्मरण किया जाए। और जो गौण काल की जो इमारतें वहाँ हैं उनकी उचित देखभाल की जाए। कुछ तो नष्ट हो गई, कुछ के संदर्भ में लोगों में एक भ्रम है कि ये किसका कराया हुआ निर्माण है, लेकिन मैंने जो 3 इमारतों का जिक्र किया ये तो हृदय शाह का ही निर्माण है। अब हृदय शाह का जो निश्चित होता है उनका कार्यकाल कि वो कब से कब तक रहे वहाँ पर और क्या प्रमाण है इसका, तो एक ग्रंथ है संस्कृत का गढ़ नृपेश वर्णन, उसमें इनकी पूरे वंश का वर्णन किया गया है। और इन्होंने सन 1634 से 1678 तक राज्य किया था, 1634 से 1678 तक। और उस दौरान में इन्होंने ग्रंथों की रचनाएँ भी की और प्रचार प्रसार किया। इससे ज्ञात होता है कि हृदय शाह कितने रसिक थे, साहित्य प्रेमी थे, लेखक थे और उतने ही प्रजा के प्रति उनका भाव था। एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया।
तो गौड़ वंश में अनेक प्रतिभाशाली राजा हुए, लेकिन उनमें संग्राम शाह, खदर शाह, दुर्गावती, इनका नाम विशेष तौर पर हम लेते हैं। और सब लोग ये चाहते हैं कि गौड़ वंश के जो भी वहाँ अवशेष है उनको सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित किया जाए, और एक प्रकार से इतिहास का पुनर्लेखन हो। ये भी हम लोग चाहते हैं कि मंडला का वो क्षेत्र, रामनगर जिससे कहा जाता है, वहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ खुदाई करके देखा जाए। हम लोगों को विश्वास है कि वहाँ से ही कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी जिनसे इतिहास पर नया प्रकाश पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि मंडला का महत्व इन सब कारणों से तो है ही, और मैंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में मंडला का विशेष योगदान रहा है। और आज के युग में भी मंडला अधिक तो नहीं बदला, लेकिन फिर भी अपनी पुरानी संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए बढ़ता जा रहा है। और सभी क्षेत्रों में मंडला प्रगति कर रहा है। मैं स्मरण करता हूँ कि मंडला के इतिहास लेखक हुए हैं पंडित गणेश दत्त पाठक, जिन्होंने अर्थशास्त्र भी लिखा था। दूसरे राम भरोसा अग्रवाल, जिन्होंने गौड़वंश के इतिहास का वर्णन किया। अब भाई गजेंद्र शंकर अग्रवाल, बहुत से साहित्यिक भी मंडला नगर में हुए हैं। और ये मंडला का जो यश है इसको विस्तृत करने में लगे हुए हैं। डायनेमिक संवाद टीवी पर्यटन पर आपने देखा महारानी वीरांगना दुर्गावती की कहानी, उनकी शौर्य गाथा। आज हम हैं इस वक्त उनके समाधि स्थल बारहा पर, जो बरेला संस्कारधानी जबलपुर के करीब है। और यहाँ आकर लगता है कि जैसे शौर्य गाथा आज भी गुंजित हो रही है। डायनेमिक संवाद टीवी पर्यटन पर ऐसी ही कहानियाँ, कथाएँ जारी रहेंगी। आखिरी में केवल इतना की कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने डायनेमिक संवाद टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को जारी रखेंगे संवाद।